नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर आंकड़ों के लेंस से हम ये देखेंगे कि किसकी लोकप्रियता में उछाल और किसकी लोकप्रियता में गिरावट। लेकिन इस बार खास चश्मा जो हम सामने रखने वाले हैं वो है जातीय जनगणना का। और सवाल ये पूछेंगे कि आखिर क्षेत्रीय दलों का इतना जोर जातीय जनगणना पर क्यों है? क्या बीजेपी इसके लिए उत्साहित नहीं है? और अगर नहीं है तो उसकी वजह क्या है? बहुत सारे मामले हैं इसमें जो उलझे हुए हैं आपस में। इस 1 घंटे की बहस में एक एक बिंदु आपको तार तार करके समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या जो अभी तक ओबीसी वोट बैंक पारंपरिक रूप से कांग्रेस पार्टी या फिर क्षेत्रीय दलों का था, वो 2014 के बाद बीजेपी अपनी तरफ खींच पाई है। इसीलिए जातीय जनगणना में उनका जोर नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय दल ये मानते हैं कि हिंदुत्व की काट अगर हमें खोजनी है तो एक बार फिर से जाति के आधार पर जो राजनीति उनकी चलती आई है उस पर जोर डाला जाए। कई खास मेहमान हमारे साथ पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में जुड़ेंगे। सबसे पहले संजय कुमार जी, सोशियोलॉजिस्ट सीएसडीएस के, जिन्होंने ये तमाम आंकड़े हमें दिखाए हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। जफर इस्लाम साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। शक्ति यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के, जुड़ रहे हैं। विनय सिंह जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन तमाम मेहमानों का स्वागत करते हुए आइए आपके सामने आंकड़े रखने शुरू करते हैं। इन आंकड़ों को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि आखिर मामला जातीय जनगणना का इस तेजी से क्षेत्रीय दलों की तरफ से क्यों उठाया जा रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में। तो सबसे पहले जो आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं वो लोकसभा चुनाव का है। ओबीसी वोटरों पर किसकी पकड़, ये सवाल का जवाब देते हैं ये आंकड़े। 1996 से लेकर 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जो 96 में 25% थी, बीजेपी महज 19% थी और क्षेत्रीय दल 66%, 66%। लेकिन उसके बाद से क्या होता है? 99 के चुनाव में फिर 24 पर बीजेपी अटकती है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस अटकती है। 23 पर बीजेपी पहुंच जाती है। 63 पर क्षेत्रीय दल नीचे आते हैं। उसके बाद 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्थिर 24% पर रहती है, लेकिन बीजेपी 23% पर ही बरकरार है और इधर 63 पर, यानी 99 और 2004 में कोई फर्क नहीं आया। फिर आप पहुंच जाइए 2009 के चुनाव में 24% कांग्रेस पार्टी की तरफ। याद रखिए, यूपीए की सरकार 9 में बनी थी, 2009 में 22%, 1% खिसक के नीचे आती है बीजेपी और वही 1% लगभग क्षेत्रीय दलों को फायदा होता है, वो 64% पर पहुंच जाते हैं और गठबंधन की सरकार कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 बना लेती है 2009 में। अब 2014 के बाद बाजी पलटती है। 2014 में वो आंकड़ा एक बार फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि 2014 बहुत महत्वपूर्ण होता है जब 15% पर कांग्रेस पार्टी सिमट जाती है। वो सीधा 24 से 9% खो के 15% पे अटक जाते हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए ताकि उनको 2014 का आंकड़ा दिखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 12% के इजाफे के साथ 22% से सीधे 34%, 34% पे पहुंच जाते हैं और क्षेत्रीय दल 64% से गिरकर 51% पे आ जाते हैं। 2014 पे नजर रखिए। और फिर आखिरी में हम आपको दिखा रहे हैं 2019, जहां पर कांग्रेस 15 पे ही अटकी रहती है। बीजेपी फिर गेन करती है 10% और वो 44% पे चले जाते हैं। यानी जो अभी तक अगड़ी जातियों की पार्टी कहलाती थी, उसको अब ओबीसी में भी पेड़ बनाने का मौका मिलता है। वहीं पर क्षेत्रीय दल 51 से 10% और खिसक कर 41% पर पहुंच जाते हैं। अब हम आपको जल्दी से दिखा दे रहे हैं कुछ अन्य आंकड़े उत्तर भारत के। तो सबसे पहले हम आपको उत्तर भारत के आंकड़े दिखाएंगे, जिसमें हम आपको बता रहे हैं बीजेपी बनाम क्षेत्रीय दल क्या स्थिति है। क्षेत्रीय दल में हमने आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आईएलडी शामिल किया है, आईएनएलडी। तो आईएनएलडी को हमने शामिल किया है। ये आप देख रहे हैं उत्तर भारत में ओबीसी वोटरों पर जो पकड़ है। तो 1996 में बीजेपी 28%, फिर 23%, 99 में 24%, 2004 में 2009 में 23%, 2019 में लेकिन वो पहुंच जाते हैं 46%। साफ फायदा उनको दिखाई दे रहा है। वहीं क्षेत्रीय दल उत्तर भारत में कैसे फिसलते हैं वो देखिए। 22 पहले 96 में, आप सोचिए 99 में 30% थे,
वहां से 2019 पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 16% पर रह जाते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जब बीजेपी का मुकाबला सीधा कांग्रेस से हो तब स्थिति क्या रहती है। तो यहां पर भी आप देखिए 1996 में 44%, फिर 99 में 49%, 52% 2004 में, 2009 में 51% और 2019 में 65% वो पहुंच जाते हैं। जब मुकाबला त्रिकोणीय हो तब ओबीसी वोटरों पर बीजेपी की पकड़ क्या रहती है, यानी एक क्षेत्रीय दल भी हो जाता है तब उसे नुकसान होता है और वो 96 में 24, फिर 22, 24, 26 और 31% पे। यानी जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है, एक क्षेत्रीय दल आ जाता है तो ओबीसी वोटर कुछ टूट जाते हैं और बीजेपी को फायदा नहीं होता। लेकिन जब सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से हो तो 2019 ये बता रहा है कि 65% तक ओबीसी वोटर बीजेपी की तरफ चल जाते हैं। अब चलिए बहस की शुरुआत करें, उससे पहले कुछ आपको बातें हम सुनाना चाहते हैं सियासतदानों की, खास तौर पर क्षेत्रीय शत्रप जो हैं क्या कह रहे हैं जातीय जनगणना पर। कैसे नारा दिया गया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। सुनिए इन क्षेत्रीय शत्रपों को, उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। जातीय जनगणना बहुत निहायत जरूरी है इस देश में, और जनगणना नहीं होने की वजह से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बिल्कुल दिशाहीन होकर के बजट बना रही है और काम कर रही है, जिससे बैक बेंचर और पीछे होते जा रहे हैं। शोषक लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जातीय जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल इस स्पष्ट हमारा मत है कि जातीय जनगणना में विलंब नहीं करना चाहिए, इसके लिए शुरू करना चाहिए सरकार को। हमारे संविधान में ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये निरूपण किया है, बताया है कि जो आरक्षण का आधार दिया है उसमें है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो जब हमारी जनसंख्या पर हमको हिस्सा मिलना है तो फिर जातीय जनगणना कराना ही चाहिए। न जातीय जनगणना कराने का मतलब है कि जिनकी जनसंख्या कम है वो हिस्सेदारी ज्यादा ले रहे हैं और जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको हिस्सेदारी कम है। जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीजों की हम लोगों ने चर्चा की है। अब ये जो कोर्ट का मामला है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से संबंधित मामला, अब उसके सिलसिले में सारी बातें आई है, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस चीज पर ठीक ढंग से विचार करके, पुनर्विचार करके जिसको जातिगत जनगणना कराया जाए। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ उसके बाद पता चला देश में जो हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। चलिए अब सुनना दिलचस्प होगा कि जफर इस्लाम साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि एक वक्त पर होड़ मची थी कि जब ये कास्ट सेंसस के पास कराया गया बिहार में कि क्रेडिट कौन ले, तब आप गठबंधन में थे, जेडीयू के साथ सरकार चला रहे थे। जफर इस्लाम साहब, जातीय जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी उतनी उत्सुक अब नहीं दिखाई देती है, क्या ये सच है या फिर आप भी चाहते हैं जातीय जनगणना, और अगर हो तो पूरे देश में हो? देखिए अंजना जी, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे जो छुपे राज है, जो चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, हम उसके खिलाफ नहीं है, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया, लेकिन इसके पीछे जो छुपे हुए उनके इरादे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी इसको चाहती हैं, बड़े बार बार पुश करती हैं, उसके पीछे जो उनके इरादे हैं उसके खिलाफ है। अब देखिए ना, जो कांग्रेस पार्टी कितने साल से, 70 सालों से राज करी थी, अभी आप आंकड़े दिखा रही थी कि किस तरह से आंकड़े उनके थे और किस तरह से घटे, कभी उन्होंने चिंता नहीं की। आप 2014 से पहले की सरकारों के देखिए, 2014 के बाद की सरकार देखिए, हमने जो गरीब आम नागरिक या देश की जनता की जो सेवा की है, जिसको जो जरूरत थी उसको वो दिया है। जैसे फॉर इंस्टेंस आप देखिए, हमने जैसे अगर राशन की जरूरत पड़ी तो क्या हमने नाम, पता और जात देके दिया? क्या
हमने देखा इस देश की जनता है, नागरिक है, उसको जरूरत है तो हमने राशन फ्री राशन दिया। अब हमने अगर जनधन अकाउंट खुलवाया है 48 करोड़ लोगों का, तो क्या हमने जाति और धर्म देख के खुलवाया है या नाम देख के खुलवाया है? नहीं देखा है। क्या हम किसान सम्मान निधि जब 12 करोड़ लोगों को, किसानों को दे रहे हैं, तो क्या उनके धर्म को देखा या जात को देखा या उनकी देखा? टेक 2 फिर से पूछ रही हूँ, बीजेपी की कास्ट सेंसस पर, जाति जनगणना पर क्या राय है सर? आपने कहा विपक्ष का एजेंडा, क्या एजेंडा है? जाति जनगणना पर बीजेपी की क्या राय है? होना चाहिए? फिर से बोलना पड़ेगा जन। नहीं, आप जवाब ही नहीं समझ में आया, किसी को समझ नहीं आवाज आ रही है क्या? आपको संजय जी समझ में आया कि क्या राय है उनकी? सैयद जफर इस्लाम साहब, पूरी आवाज आपकी समझ में आई कि आपकी सरकार मतभेद नहीं करती है जाति के आधार पर, यह आपने समझा दिया। लेकिन जातीय जनगणना की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि आपने पास कराया था ना जेडीयू के साथ मिलकर, इसलिए पूछ रही हूँ। मैंने कहा कि हम इसका विरोध नहीं करते हैं। हमने कहा विरोध किया, हमने कहा बहुत साफ लफ्जों में कहा, अगर शायद आप ना सुन पाए हो, कि हमें कोई उसका विरोध नहीं है। हाँ। लेकिन हमें विरोध है उस बात का जो उसके पीछे जो उनकी सोच है, उस सोच का विरोध हम कर रहे हैं। क्या सोच? हमें अगर ऐसी जनगणना हो तो उस पर हमको कोई हमको उसका कोई हमको ऐसा नहीं कि हम उसके लिए खड़े हैं कि उसके विरोध करने के लिए। क्या सोच? हकीकत यह है कि अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वही बता रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टियां सोचती हैं कि समाज को जिस तरह से बांटना है, वो बांटने का काम हम नहीं करने देते हैं, हम नहीं चाहते। आप अगर किसी तरह से लाभ पहुंचाने के लिए, जो बार बार वो कहते हैं, अभी आपने सुनवाया हो कि लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो लाभ पहुंचाने के लिए क्या जनगणना ही सिर्फ जरूरी है? ठीक। क्या आप देखिए, बिलो पॉवर्टी लाइन जो थे, जो गरीबी रेखा के नीचे 22% थे 2014 से तक, वो अभी 10% आ गए। तो क्या इसके लिए हमने जनगणना की थी? अरे भाई, ये अलग मामला है। आप पॉपुलेशन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो सारी चीजें सही है, लेकिन उसके बिना पर आप देंगे उसको लाभ पहुंचाएंगे, ये सोच जो है ना, वो सही नहीं है। इसलिए कि देश की जनता एक समान होनी चाहिए। जो जरूरतमंद हो उसको जरूरत को पहुंचाना चाहिए, जरूरत के जितने भी जो सरकारी निजाम से पहुंच सकता है फायदा, उसको लाभ पहुंचाना चाहिए। यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 सालों में करके दिखाया है। और इसीलिए कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम उसका विरोध भी नहीं करते, लेकिन उसके पीछे राजनीति नहीं करना चाहते। हम विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं कास्ट सेंसस के बहाने, वो जाति के आधार पर वोट बैंक को बांटना चाहते हैं। इस आरोप पर आपका जवाब? देखिए, 2010-11 की बात है, जब कांग्रेस पार्टी यानी यूपीए की सरकार थी। उस समय शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और लालू यादव जी, तीनों यादव लोकसभा में थे और तीनों ने एक स्वर में मांग की थी कि जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और उस समय हमारी सरकार ने उसके ऊपर सहमति व्यक्त की थी और उसके बाद जनगणना की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को शुरू करने की बात हुई थी। हालांकि जनगणना हुई नहीं हुई, उसके बाद वो जनगणना क्यों नहीं अभी तक जाहिर हुआ, अपने आप में विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बुनियादी तौर पर जाति के आधार पर जनगणना के खिलाफ नहीं है। एक दूसरी बात, ओबीसी समाज की अगर ताकत बढ़ती है तो उससे कहीं भी कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ नहीं है। अब आप पूछेंगे मैं इसीलिए ओबीसी क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि ओबीसी की राजनीति करने वाले नेताओं ने इसकी बार बार डिमांड की। पता नहीं अपने देश में कितना ओबीसी का एक वर्ग है, ओबीसी समाज कितना बड़ा है, अभी तक किसी को पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये विषय कई बार गया है। जब मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो एक मोटा मोटी तौर पर आइडिया आया कि भाई कभी अंग्रेजों के जमाने में जो जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, उस समय मेरे ख्याल से कोई 50% या 52% के आसपास थे और उसके आधार पर इस प्रकार का एक आरक्षण का एक कोटा निर्धारित किया गया। अब जहां तक कांग्रेस पार्टी की आज की भूमिका का सवाल है, निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना हो, लेकिन जनगणना हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, इतना याद रखना चाहिए। बिहार में जो हो रहा है वो जनगणना नहीं हो सकती। जनगणना कराने का जो अधिकार है, जो जनगणना कराने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है शायद बिहार में कोई विशेष कायदा वगैरह बना करके वो एक जाति के आधार पर एक सर्वे कर सकते हैं किसकी जाति के कितने लोग हैं। और अगर वहां पर नीतीश कुमार जी और उनके सहयोगी तेजस्वी यादव और साथ में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे, वो सब मिलकर के चाहते हैं कि बिहार की जनता के बीच एक प्रकार का सर्वे हो और जाति के आधार पर एक आंकड़ा निर्धारित हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है इस पर बहुत ज्यादा ऐतराज होना चाहिए। बल्कि मैं ये मांग करूंगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जो स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या उमा भारती हो या और पता नहीं कौन कौन से लोग नेता हैं, वो सभी ओबीसी समाज से आते हैं। तो बीजेपी को भी बहुत ज्यादा जाति के आधार पर जनगणना का विरोध नहीं करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक पूरी जनगणना एक नए सिरे से कराए, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है और
कोविड के जमाने में होने वाली थी, कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो आगे जनगणना की पूरी प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। तो एक बार फिर से नए ढंग से सेंसस को, और निश्चित तौर पर किसकी जाति, किस समाज की कितने लोग हैं, किसका आंकड़ा कितना है, वो पता चले। ठीक है, शक्ति यादव जी, जाति ही पूछो वोटर का, यही है ना पूरा मामला। और वो कह रहे हैं कि सेंसस तो इस तरह का केंद्र सरकार ही करा सकती है, बिहार में कराने के पीछे मकसद क्या है, क्या करेंगे इसके बाद आप लोग? दोनों सवाल। अंजना जी, हमने जफर साहब को भी सुना और संजय निरुपम जी को भी सुना। ठीक कहा कि 2011 में जब देश की यूपीए गवर्नमेंट में प्रणब मुखर्जी साहब उस समय वित्त मंत्री थे, स्वीकार किया, बजट एलोकेशन भी हुआ, भले ही उजागर नहीं हो पाए कि कास्ट, किन किन कास्ट की क्या हालात है, लेकिन एक जो बदसूरत हाल निकल करके आई, उसके बाद और जोड़ पकड़ लिया ये मांग कि 51% दिहाड़ी मजदूर, 13% ऐसे लोग जिनको एक कमरे नसीब नहीं है रहने के लिए, 22% से अधिक लोग जो उस शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, जो भीख मांग करके खाते हैं, जो कृषि पर आधारित हैं, वो कौन है? अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, औरत है, मर्द है। जब इस देश के अंदर में धार्मिक भी गणना हो चुकी है तो कोई विभेद नहीं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है कि जातीय देश पार्लियामेंट के अंदर में जब आप जाति गिनाते हैं कि इन जातियों के हम मंत्री बनाए हैं, तब तो देश नहीं फैलता। सवाल है कि इसके आधार पर अगर हम जान जाएंगे कि इन वर्गों में ये हालात है, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां ये है, तो उसके लिए एक आप ट्रीटमेंट तो करेंगे, उसको अवसर देंगे, बजट का आकार उस रूप में खींच करके ले जाएंगे, तो उन्नयन के रास्ते होंगे। सवाल यहां कोई राजनीति का नहीं है। अगर आप सशक्तिकरण की ओर बढ़ना चाहते हैं, और हम बढ़ भी रहे हैं, हर राज्य अपने हिसाब से कर रहा है, देश भी कर रहा है, लेकिन छूटते जो जा रहे हैं उनको देखने की जरूरत है। तो उसकी पड़ताल कैसे होगी, कौन सा मैकेनिज्म है? डाटा तो होनी चाहिए हमारे पास, साइंटिफिक डाटा। उन डाटों की तलाश में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी किस बात की है? और बिहार के अंदर जो सर्वेक्षण हो रहा है, जात की गणना अगर हो रही है, तो इससे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो गई, भारतीय जनता पार्टी तो गई थी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, आदरणीय नितिन तेजस्वी जी के नेतृत्व में। लोग स्वयं इनके मंत्री ने कहा कि राज्य चाहे तो करा सकती है, तो राज्य तो बिहार की सरकार ने निर्णय लिया कि हम जाति को गणना हम कराएंगे, ताकि हम जान सके कितनी बड़ी आबादी वाले राज्य के अंदर में किन वर्गों में, किन जातियों में क्या क्या अद्यतन स्थिति है, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक। तो इस दिशा में हमने कदम बढ़ाया है। तो अगर इनको परेशानी हो रहा है तो ये नाहक है। आखिर सत्ता और सत्ता की संपत्ति पर कुछ लोगों का ही, शक्ति यादव जैसे लोगों का ही रह जाए, अंजना जी जैसे लोगों का एकाधिपत्य रह जाए, तो आखिर वो गागो मांझी क्या करेगा? उसका उन्नयन कैसे होगा? फुलवा देवी का कैसे हो जाएगा? तो सोचना तो पड़ेगा उनके लिए हमको। मेघन राम के बारे में सोचेंगे, चेतन रविदास के बारे में सोचेंगे, तो उन अगर जिनके बारे में, या हो सकता है कि शक्ति सिंह पंडित जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, उनकी आर्थिक स्थिति और बदतर है, तो उनकी अगर हम पड़ताल एक बार कर लेंगे और उनके आधार पर अगर हम तय करेंगे तो उन्नयन के रास्ते होंगे ना, और आगे बढ़ने की एक हमको सहायता मिलेगी। तो उस दिशा में बिहार की सरकार ने जाति की जो गणना करने का जो निर्णय लिया है, उसका मेन मकसद वही है। ठीक है, और इस मकसद को समझनी चाहिए। इतने महान विचार हैं आपके, मतलब मैं तो एकदम भाव विभोर हो रही हूँ। लेकिन दिलचस्प ये है कि आरजेडी के अंदर आपने कभी नहीं सोचा कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कभी नहीं सोचा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसे ही किसी को जो कि कम, जो वंचित है, उसको आगे बढ़ाया जाए। एक ही परिवार की कंपनी बनकर आरजेडी रह गई। लेकिन मैं लौटूंगी यादव जी, मुझे पता है आपको बहुत सारे जवाब देने हैं। नहीं, एक सेकंड प्लीज अंजना जी प्लीज अंजना जी 10 सेकंड। अरे कुछ जन कल्याण पार्टी के अंदर भी कर देते हैं, जनता दल बिहार में जन कल्याण पार्टी के अंदर भी कर वही लेते बात पर मैं आ रहा हूँ। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने संगठन के अंदर 50% आरक्षण कर दिया है ईबीसी और एसटी के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और बिहार के हर पंचायत से लेकर के हर प्रखंडों में ये सबको ये भागीदारी सुनिश्चित की गई है, पदाधिकारियों में भी। और उस दिन आपकी बात सत्य होगी जिस दिन इन आरक्षित लोगों में से कोई एक आरजेडी का अध्यक्ष बनेगा, या फिर आपकी तरफ से डेप्यूटी सीएम जो भी आप लोग बनाना चाहें, अगर आगे भी जीतते हैं तो वो बनेगा। लेकिन राजकुमार भाटी जी, अब नागरिकों का कल्याण नहीं होगा, मतलब जो यादव हैं उनका कल्याण होगा, या फिर जो पिछड़ी जाति से आप अलग अलग लोगों को चुनते हैं या बताते हैं कि ये इनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, उनका होगा। सोच क्या है इसके पीछे?
क्या ये नागरिकों को बांटने के बराबर नहीं है? देखिए, अगर हम ईमानदारी से 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लें ईमानदारी से, तो सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे, फिर हमारी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। पहला तो ये कि क्या जाति एक सच है इस देश में? कोई कह दे कि जाति नहीं है तो मैं मान लूंगा कि ये मांग गलत है। इस देश का सच है एक जाति, कड़वा सच है। दूसरा, क्या जाति भेदभाव होता है? होता है, हर स्तर पर होता है, प्राइमरी स्कूल से लेकर आईएएस के एग्जाम तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह होता है। तीसरा, क्या दलित और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हुआ है इस 70 वर्ष के स्वतंत्रता दौर में? क्या उन्हें उनके हक मिल पाए हैं जो संविधान ने व्यवस्था की है, या जो आरक्षण कोटे उनके लिए तय किए गए, क्या वो पूरे हो पाए हैं? अगर हम इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से ढूंढ लें, लेकिन हम ईमानदार नहीं रहते जब इन चौप चर्चा होती है, हम अपने अपने पक्ष में खड़े होते हैं। आपने भी व्यंग कर दिया राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर। बात चल रही है देश में न्याय देने की। आरजेडी के जो मेंबर हैं वो मांग उठाने आरजेडी के अंदर, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, अगर किसी को हक नहीं मिल रहा है, किसी को पद नहीं मिल रहा है आरजेडी में या समाजवादी पार्टी में या बीजेपी में, तो मांग उठाएं। आपने उठाया कभी? ये कह के देखिए, सुन, नहीं हो रहा मेरे साथ तो अन्याय। अच्छा, इसलिए मुझे जरूरत नहीं, मेरी पार्टी में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, सबको न्याय है। लेकिन आप देश में तो न्याय देंगे नहीं, आप हमारी पार्टियों पे व्यंग करेंगे। क्या पार्टी में व्यंग का लग रहा है आपको? आप सवाल करें, मैं भी तो जवाब ही दे रहा हूँ। भाटी जी, पर्सनल मत बनाइए, सवाल पूछने दीजिए। हाँ। अरे अंजना जी, आप जब मैं कहता हूं तो आप नहीं है उसमें, पूरे देश की व्यवस्था है, पूरा सिस्टम है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव क्यों टले? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया 2011 में कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए, ट्रिपल टेस्ट किया जाए, सब वार्डों में जाकर, निकायों में जाकर ये पता किया जाए कि ओबीसी की आबादी कितनी है, फिर उन्हें आरक्षण दिया जाए। तो आबादी पता करना चाहते हैं लेकिन जाति जनगणना करना नहीं चाहते। ये दोहरा मापदंड क्यों है? दोहरा खेल क्यों है? ये खेल केवल हमारा हक मारने के लिए है, ओबीसी का और दलित का। एक बात और कह दूं, अभी जो जफर इकबाल भाई उलझ रहे थे उसमें, जफर इस्लाम जी क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे थे। जो पार्टी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रधानमंत्री की जाति बताती हो, जो पार्टी राष्ट्रपति के कैंडिडेट की जाति बताती हो, जो पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती हो कि हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी लिए हैं, कितने दलित लिए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, जाति नहीं होनी चाहिए। जाति के नाम पर खेल होता है, एजेंडा होता है। एजेंडा है देश के 80% लोगों को न्याय। आपने कहा नागरिकों को, क्या ये नागरिक नहीं है? अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा कुर्बानी ने 80% लोगों ने की है। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, यही लड़े थे देश के लिए, और उन्हें आज आप बाहर कर देंगे। मैं छोटा सा केवल एक बात और कह के, अभी 2 जनवरी 2023 को न्याय आयोग ने एक रिपोर्ट दी है सरकार को, संसद की स्थायी समिति को, कि पिछले 5 साल में 537 जज हाई कोर्टों में नियुक्त हुए हैं, पूरे देश के हाई कोर्ट में 537। ये न्याय विभाग की रिपोर्ट है। बिल्कुल। उनमें ओबीसी केवल 11% है, जबकि 27 होने चाहिए रिकॉर्ड के अनुसार, आरक्षण के हिसाब से। एससी केवल 2.8% और एसटी 1.3%, जो कि 7% होने चाहिए। ये अन्याय हो रहा है, इसलिए आंकड़े इकट्ठे करने की जरूरत है। जब 10% आरक्षण हम ईडब्ल्यूएस को देते हैं, कोई सर्वे नहीं होता, कोई ट्रिपल टेस्ट नहीं होता, कोई डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनता, कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती, कोई आंकड़े नहीं मांगे जाते, धड़ाक से पास हो जाता है। ठीक है। लेकिन ओबीसी और एससी जब अपने अधिकारों की मांग करेंगे, फिर आयोग बनेंगे, उन आयोग की रिपोर्ट 20-20 साल तक लटकाई रखी जाएंगी। संजय कुमार जी, ओवरऑल एनालिसिस इन आंकड़ों का आपकी नजर से, और पॉलिटिकली अगर इसको एनालाइज करें, क्या ये मंडल 2 की वापसी के लिए शंखनाद है ये अलग अलग क्षेत्रीय क्षत्रपों की तरफ से? देखिए, शंखनाद है या नहीं है ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है 2 बड़े सवाल हैं। ये आंकड़े हम क्यों पेश कर रहे हैं? जो 2 बड़ा सवाल मेरे जहन में है, मुझे लगता है जनता इसी नजरिए से देख रही है। पहला सवाल, क्षेत्रीय दल इतने उत्साहित क्यों हैं और बड़े समर्थन में दिखाई पड़ते हैं कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए, इनकी गिनती होनी चाहिए देश भर में। आज बिहार में उसकी प्रक्रिया चालू हुई है। दूसरी बात, ये जो एक धारणा बन रही है, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी इसका विरोध कर रही है, लेकिन आम जनता में यह धारणा है बीजेपी इसके लिए उत्साहित नहीं है, बीजेपी इसको एक तरह से बढ़ावा नहीं दे रही है, बीजेपी इसके लिए बहुत एक्साइटेड नहीं फील करती कि कास्ट सेंसस देश भर में होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? अगर आप इन आंकड़ों को देखें
तो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने के बाद देश की राजनीति में एक मूलभूत परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। और वो परिवर्तन क्या है? 96, 98, 99, 2004, 2009 तक के आंकड़े आपने दिखाए और जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ओबीसी के वोट का बड़ा हिस्सा रीजनल पार्टी को जाने लगा। और ये कौन सी पार्टियां हैं? आरजेडी है, जेडीयू है, समाजवादी पार्टी और तमाम ऐसी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, जिन्होंने ओबीसी को सक्सेसफुली अपनी ओर मोबिलाइज किया। बीजेपी इस दौर में स्ट्रगल करती रही नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी छाप वैसी बनाने के लिए जैसी उनकी आज छाप है। 2014 में एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है आपको और 2014 के बाद से 19 तक ओबीसी का शिफ्ट बीजेपी की तरफ होने लगता है, खासकर लोअर ओबीसी का। अगर हम अपर ओबीसी की बात करें, यादव वोटरों की बात करें, तो वो अपने मूलभूत पार्टी के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, चाहे बिहार की बात हो, यूपी की बात हो। लेकिन अगर आप गैर नॉन डोमिनेंट ओबीसी की बात करें, लोअर ओबीसी जिनका हम जिक्र करते हैं, उनका शिफ्ट बीजेपी की तरफ होने लगता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, बीजेपी एक नए प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिक्स करती है, नेशनलिज्म का पॉलिटिक्स शुरू होता है, रिलीजियस इश्यूज पे मोबिलाइजेशन शुरू होता है और इससे ये जो जातिगत वोट बैंक थे अलग अलग पार्टियों के, वो बिखरने लगे, वो टूटने लगे। और ये आंकड़े बहुत साफ दिखाई देते हैं। लोअर ओबीसी का वोट बड़ी तेजी से बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ। आज जो द्वंद्व है बीजेपी के बीच और रीजनल पार्टियों के बीच, या जो कहें मतभेद है, इस वजह से है। शायद इसकी संभावना दिखाई पड़ती है। कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है बीजेपी को इस बात का अंदेशा है, अगर जातिगत जनगणना हुई या जातीय जनगणना हुई, तो जातीय आधार पर डिस्कशन, जो कहते हैं पब्लिक डिस्कोर्स, लोग इसकी चर्चा करने लगेंगे और गोलबंदी शुरू हो जाएगी जातियों के आधार पर। और जिसका आपने जिक्र किया, जो सवाल आपने पूछा, मंडल 2 की संभावना कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। अगर मंडल 2 हुआ तो इसका फायदा रीजनल पार्टियों को होगा और इसका नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है, या ऐसी उनकी ऐसा अंदेशा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि शायद उनको नुकसान हो। इसी वजह से रीजनल पार्टियों और बीजेपी का जो मतभेद है इस इशू पर, यह हमें अब साफ दिखाई। ठीक है, इससे पहले कि सैयद जफर इस्लाम साहब आप सबके सवालों का जवाब दें, विनय सिंह साहब जल्दी से आपका टेक इस पर। अंजना जी, बिहार यूपी जैसे जगहों पे जो हिंदी हार्टलैंड है, वहां जातिवाद का अति शुरू से रहा है। स्थानीय जो पार्टियां रही हैं, उन्होंने इस अतिवाद को बीमारी के स्तर तक ले गए हैं। और ये उन्हीं लोगों ने किया है जो जयप्रकाश आंदोलन से निकलने के बाद जिन लोगों ने अपने जातियों को न बताने के लिए अपने टाइटल छोड़ दिए थे। मुलायम सिंह यादव ने अपना यादव हटा दिया, लालू प्रसाद यादव ने यादव हटा दिया, लेकिन फिर ढाक के 3 पात हो गए, फिर अपने नाम के आगे अपनी जाति का चिन्ह लगाया इन लोगों ने। ये वही लोग हैं जो फिर से जाति सबकी जानना चाह रहे हैं। मैं इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के नाते देखता हूँ अंजना जी। 1881 हो या 1931 हो, अंग्रेजों ने जो सेंसस किया, जाति जानने का प्रयास किया, उनका मतलब था डिवाइड एंड रूल का। मैं आपको बता दूं कि दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें 5th जनरेशन वारफेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और उसमें सोशल इंजीनियरिंग और प्रोपेगेंडा मेन कंपोनेंट है। तो ये जो जाति जानने का प्रयास हो रहा है, जाति थोपने का जो प्रयास हो रहा है, उसमें सोशल इंजीनियरिंग और प्रोपेगेंडा जो मानता हूं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक विषय है। मैं एक बात और बताता हूं कि लालू यादव को हम बोलते हैं जंगल राज, तो नीतीश कुमार भी मंगल राज नहीं है अंजना जी। अगर आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे आप खोदते रहते हैं, तो इसका मुझे लगता है कि देश की सेहत पर खराब असर पड़ने वाला है। एक अंतिम बात कहता हूं, आर्थिक इकाई के नाते जातियां ध्वस्त हो रही हैं, लेकिन सामाजिक इकाई के नाते भी ध्वस्त हो जाती, लेकिन राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये सामाजिक इकाई के नाते हर चुनाव में जातिवाद को पुष्ट करती हैं। ये जातिवाद को पुष्ट करती है और ऐसा करके ये न देश का मामला बहस में जरा पलट गया। भाटी साहब आप उनका जवाब दीजिए। ठीक है, भाटी साहब आप उनका जवाब दीजिए। वो तो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से इसको जोड़ रहे हैं, प्रोपेगेंडा का हिस्सा बता रहे हैं। मतलब जो मलाई खा रहे हैं, अगर वो खाते रहेंगे तो राष्ट्र की एकता बनी रहेगी और गरीब गुरबा को, शोषित दलित को, पिछड़े को अगर आगे लाने का प्रयास किया जाएगा, न्याय की बात की जाएगी, सामाजिक न्याय की बात की जाएगी, सामाजिक समता की बात की जाएगी, तो देश खतरे में पड़ जाएगा। देश आप कुछ वर्गों को मानते हैं या पूरे देश की आबादी देश है? यही सोच खतरनाक है। और मैं एक बात का जवाब और दे दूं, जो संजय जी ने भी इशारा किया, जो आपने आंकड़े दिखाए कि भारतीय जनता पार्टी की ओर लगभग 25% ओबीसी का वोट गया है, जिसमें से 10% कांग्रेस की ओर से गया है और 25%
क्षेत्रीय दलों का भी कम हुआ है। लेकिन उनमें से 25 बीजेपी को मिला है। ये केवल इस वजह से मिला है कि क्षेत्रीय पार्टी कहती है कि हमें शिक्षा में, नौकरी में, सम्मान में हिस्सेदारी चाहिए, सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें शिक्षा की जरूरत नहीं है, नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें मंदिर की जरूरत है। तुम जय श्री राम बोलो और हिंदू हो जाओ। तुम यादव, गुर्जर, कुर्मी, पटेल क्यों रहते हो? सब हिंदू हो जाओ और मंदिर में घंटी बजाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जिस दिन ये ओबीसी की समझ में आ जाएगी बात, धीरे धीरे आने लगी है, ये वोट वापिस आएगा। ये वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है ओबीसी के साथ। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए, आज एकदम हाशिए पर जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। देश की जनता और और प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि आप लोगों का असल मकसद क्या होता है। कांग्रेस 70 साल में रही, समाजवादी पार्टी 15-20 साल रही, राष्ट्रीय जनता दल 15 साल बिहार में रही, आप यूपी में रहे। आपने समाज का क्या भला किया? क्या आपके सामने वो नहीं था? आप मंडल कमीशन में आप इतना एग्रेसिवली आगे बढ़े थे, लेकिन जब समाज में आप जाके देखिए तो समाज के भला के लिए क्या किया, भलाई के लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। आप तो सिर्फ सत्ता की लालच में रहे, सत्ता की मोह रही। मलाई खाने का जो बात कर रहे, मलाई तो आप खाते रहे, पूरा परिवार आपका खाता रहा, लेकिन तुष्टीकरण और इस तरह से लोगों को गुमराह करके समाज को तोड़ के राजनीति करते रहे। आज हम ये नहीं कह रहे कि हम इसके खिलाफ खड़े, जनगणना हो, हम कहां विरोध कर रहे हैं? हमने नहीं कहा विरोध करेंगे। तो जो संजय जी कह रहे हैं कि सेंसस तो पूरे देश में होगा ना सर, उसके पीछे जो एजेंडा है कास्ट सेंसस तो केंद्र सरकार कराएगी ना। तो हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि भाई मैं कहां उसका विरोध कर रहा हूं? मैं तो एक बार भी विरोध नहीं कहना नहीं है, आपको एक बार भी मैंने कहा कि हम उसके खिलाफ आपको विरोध और समर्थन नहीं करना, आपको कराना है। आप ये बताओ। नहीं, हम कहते रहे अभी कोविड के समय नहीं हुआ, लेकिन नहीं कोविड के, लेकिन अरे हम तो कह रहे हैं कि भाई आप इसके विरोध में नहीं, आप इसकी चाहत आपकी इसलिए है कि आपके मकसद एजेंडा कुछ और है, और हम आपके एजेंडा की वजह से चिंतित है, जनगणना की वजह से नहीं। सेंसस होता रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं, और हमने उसका कभी विरोध भी नहीं किया। लेकिन जो उसके पीछे जो ताकतें जो गलत समाज को तोड़ना चाहती हैं, जो अभी किसी ने कहा कि 1881 और 1931 में जो अंग्रेजों ने जो कोशिश की थी, क्या था? ये जरूरी है, मैं बताऊंगा। अगर आपकी सरकार है, सरकार का दायित्व क्या है? मैं बताता हूं आपको क्यों जरूरी है। जफर भाई, इस समाज में जफर भाई एक बात सुन लो आप समझने के लिए। जफर भाई, मैं पूछ रहा हूं कि अगर वो नागरिक है, एक नागरिक कैसे से वो नहीं बन सकते क्या? दूसरे दुनिया में, दूसरे देशों में क्या नागरिक आगे नहीं बढ़ता है? लेकिन आपकी सोच में क्या जरूरी है जनगणना? मैं बता रहा हूं आपकी सोच ये है कि सुन ही नहीं रहे हो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, वो जनगणना को मैंने कभी नहीं, मैं सेंसस का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन मैं आपकी सोच का विरोध कर रहा हूं। आप कंफ्यूज हैं, बिल्कुल पूरी तरह कंफ्यूज हैं। आप कह रहे हैं क्या जाति जनगणना इसके लिए जरूरी है? गुजर का नाम क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर वो बन सकते थे, उनमें क्षमता थी, बिना क्षमता के बना दिया आपने। आप कह रहे बिना क्षमता के बना दिया, डीजीपी की क्षमता नहीं थी, हमने बना दिया। ये आप कहना चाह रहे हैं? मतलब आप उनकी क्षमता के बेसिस पे बनाया कि आपने सिर्फ नाम के बेसिस बनाया? ये बताइए, जवाब दीजिए। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि नाम के बेसिस पर बनाया, जाति के बेसिस पे, तो समझ में आता है कि आपने गद्दारी की है समाज के साथ। यदि हम देखिए, यदि हम हमने हर नागरिक को मजबूत करने का कोशिश किया। हमने न धर्म देखा, न जात देखा, न उसकी किसमें आस्था है वो देखा। हमने देखा देश का नागरिक है, उसको जितनी ज्यादा सहूलत मिल सकती है सरकार से, और वो जितना आगे बढ़ सकता है उसको आगे बढ़ाने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। न तो जात देखा, न पात देखा, और आप जात पात में रह के समाज को तोड़ना चाहते हैं। सुनो, अब सुनेंगे आप? मैं बोलूं? बोलिए, बाकी लोगों को भी बोलना है सर, आप ही दोनों की बहस नहीं है ये। चार लोग और हैं, जल्दी बोलिए। आपने कहा कि क्या इस तरह देश को तोड़ना चाहते हो? अगर हम दलित, शोषित, वंचित, गरीब उसकी ओबीसी की आवाज उठाते हैं तो देश टूटता है। और आपके सांसद अगर कहते हैं कि छुरा पहना के घर में रख लो, और आपके सांसद नारे लगवाते हैं गोली मारो, और आपका सांसद कहता है कि समाज का बहिष्कार करो, तो देश जुड़ता है। ये आपका जो दोमुहापन है और जो आपकी चोरी है, ये अब उजागर हो चुकी है। लोग इसे समझ चुके हैं कि आप ओबीसी का हक खा रहे हैं।
कितने दलित एमपी हैं, तो इस तरह कितने बोलते हैं। पदाधिकारी पूछिए, बताइए कितने दलित दलित समाज नेता से, हैं, कितने बताइए। पूरी पदाधिकारी सुन तो लेंगे, आधे घंटे भाषण हो कितने चुका। MLA से? बात तो सुन लो आप। आपने कहा क्या अरे इसके लिए पहले जाति बता दीजिए, जनगणना जरूरी है? गुस्सा नहीं, जनता को आवाज जो आप नीचे कीजिए। दलितों के मसीहा बन रहे हैं, सैयद जफर आप- इस्लाम साहब, सर आपका सवाल आ गया सर, लगातार बोलिएगा क्योंकि आप बाहर हैं, यहाँ बहुत कोऑर्डिनेट करना मुश्किल है। अगर जवाब सुनिए, मैं हम- लूंगी सर आपसे जवाब, 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। हाँ, 2 वो लाइन दलित में कह नेता रहा हूं, पूछ रहे अगर हैं हम आपसे। सच्चे देश प्रेमी हैं हाँ। और हम सचमुच इस देश को सशक्त करना चाहते हैं, हाँ, तो तो जाति हमें के आधार पहले ये पर- जानना पड़ेगा कि देश का कौन सा हिस्सा कमजोर है, कौन सा हिस्सा मजबूत है। जो कमजोर हिस्सा है उसे हमें ताकत देनी पड़ेगी। है, इसके लिए जाति जनगणना जरूरी है, ठीक है। सर्वे जरूरी है। चलिए संजय जी आपका कमेंट इस पर। और सवाल यह है कि देखिए, छिटके ना कांग्रेस पार्टी जो पहले जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, आप लोगों से छिटक रहा है अगर ओबीसी, तो उसकी एक वजह है। वो वजह क्या है? शायद उन्हें वो सशक्तिकरण नहीं उनका हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी, या सब बस मंदिर के झुंझुने पे भाग गए। आपकी भी वही थ्योरी है जो भाटी जी की है? नहीं, पहली बात तो बता दूं कि ओबीसी समाज का वोट परंपरा से अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पर कभी नहीं मिलता रहा है। हाँ, एक हिस्सा कांग्रेस के पास रहा है, हाँ वो हिस्सा थोड़ा कम हुआ, इस सच को मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन बड़ा विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो छोटे ओबीसी समाज के लोग हैं वो वोट तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? मंडल आयोग की रिपोर्ट का फायदा अगर किसी ने उठाया तो पूरे ओबीसी समाज में से 5 बड़ी जातियों ने उठाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल है, एक जाट और गुर्जर, यादव, कुर्मी और जो वैश्य समाज है जिसको हम गुप्ता लोग कहते हैं या फिर बनिया समाज कहते हैं। इन्हीं 5 जातियों के लोगों ने ओबीसी के नाम पे सारा का सारा फायदा उठाया। जो एक दूसरा बड़ा वर्ग है ओबीसी में जिसको हम कहते हैं मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, एमबीसी जिसको कहते हैं, जिसको आप लोअर ओबीसी भी कह रहे हैं, जिसमें सारे कारीगर लोग हैं, लोहार हैं, उसके बाद बढ़ई हैं, उसके बाद पान बेचने वाले हैं, अलग अलग जो छोटी छोटी जातियां हैं जो ओबीसी में हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिला है। उनको जितना लाभ मंडल आयोग की रिपोर्ट का उनकी सिफारिशों का होना चाहिए तो वो नहीं मिला, और वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। मुझे लगता है ये इस सच को जो ओबीसी की राजनीति करने वाले जो हमारा नेतृत्व है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे नीतीश कुमार जी हो या अखिलेश जी हो या फिर तेजस्वी हो या फिर यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी में जो ओबीसी के बड़े नेता उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये मंडल आयोग के रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद का एक नया असंतुलन तैयार हुआ है। अब जहां तक जातिगत जनगणना की बात है जिसके ऊपर पूरी चर्चा हो रही, मैंने प्रारंभ में कहा कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ नहीं है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसलिए भी होनी चाहिए कि पता लगा लेने में गुनाह क्या है कि कौन सी जाति के वोट कितने हैं। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे नहीं ये बहुत शर्म की बात लग रही है, जाति कभी शर्म की बात नहीं हो सकती। जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई, जातियों की दीवार पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जाति की दीवारों को तोड़, लेकिन जाति की दीवारों को तोड़ना आसान नहीं है। जाति की दीवारों को तोड़ने का जिन लोगों ने प्रयास किया वो खुद टूट गए, वो खुद ही नष्ट हो गए। आप तीनों जो बचे हुए हैं, तीनों से एक छोटा छोटा कमेंट जल्दी से आपके पास आते हुए शक्ति यादव जी, छोटा सा कमेंट। क्या यादवों का जो पॉइंट संजय जी बना रहे हैं, यादवों का जो एक दबदबा आरजेडी ने कायम किया बिहार में, उसकी वजह से कई ऐसी छोटी जातियां थी जो छिटकी, उनका फायदा महादलितों का कॉम्बिनेशन बनाकर नीतीश कुमार ने लिया, और ये भी एक वजह रही कि छिटकते हुए ये बहुत सारे छोटे ऐसी जातियां हैं जो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ गई। छोटा सा जवाब, 2 लाइन का सर। देखिए अंजना जी, बड़ी संजीदगी के साथ करना चाहूंगा। मंडल कमीशन के रिपोर्ट आने के बाद स्वाभाविक तौर पर हर वर्गों को फायदा मिला। जो इस बिल्कुल दायरे में थे सब लोगों ने फायदा उठाया। उसका लाभ बिहार के अंदर में आईएएस हो, बीपीएससी में हो, हर जगह लोगों को फायदा मिला। 90 के पहले गांव और कस्बों में रहने वाले पगडंडियों में खोए हुए लोगों को वोट का अधिकार पता नहीं था। इसलिए लगातार हमारे नेता कहा करते कि वोट का राज का मतलब छूट का राज। छूट का मतलब कोई जाति से नहीं, जो गाँव और कस्बों में बिल्कुल बंद है उनकी। और हम जो बात कर रहे हैं, कई लोग इन्होंने आपके जो पैनलिस्ट ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल तो कैसे पैदा हो सकता है। छत्रप की बात आपने भी कर दी। छत्रप तो कई हैं, गुजराती छत्रप है जो देश में कई संकट पैदा कर रहे हैं। वो सवाल नहीं है। सवाल है कि बिहार ने जो नजीर पेश करने की दिशा में कदम बढ़ाई है वो देश का सवाल है, और देश के सवाल को समझ करके देश के प्रधानमंत्री को स्वीकार करनी चाहिए और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी भी तो बताती है हमने इस जाति के मंत्री को शामिल किया है। ये वही सच्चाई है जिसका तमाम ये अन्य पार्टियां जिक्र कर रही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये यूपी बिहार खास तौर पर जो पूरी हिंदी पट्टी है, आप जाति से अलग, अन्य राज्यों में भी जाति से अलग नहीं कर सकते आप लोगों की सोच को। अंजना जी, पहले की सरकारों में क्या होता था, एक एससी कम्युनिटी का मंत्री बनता था और उसको मिलता था एससी वेलफेयर, एक ट्राइबल का मंत्री बनता था उसको मिलता था ट्राइबल वेलफेयर, और बहुत कृपा कर दी तो उसको मिल जाता था लेबर।
मैं बता रहा हूं कि इस बार पहली बार 1 दर्जन एससी मंत्री 1 दर्जन एसटी मंत्री इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो ऐसे मंत्रालय संभाल रहे हैं जिसको आप मानते थे कि ये सीरियस मंत्रालय है, पहले उनको उस लायक नहीं समझते थे आप। इसलिए सोशल एम्पावरमेंट हुआ है, इसलिए बताना जरूरी है। दूसरा अंतिम बात कहता हूं अंजना जी, जातिवाद के फायदे वैसे ही लोग गिना रहे हैं जैसे अफीम खाने के फायदे लोग गिनाते हैं। अफीम खाने के फायदे वही हैं जो जातिवाद के फायदे हैं। तो जो लोग तर्क दे रहे हैं जातिवाद के पक्ष में, वो जातिवाद के पक्ष में तर्क नहीं दे रहे, वो अफीम खाने और दारू पीने के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। इसके ये लाभ है, इसके ये फायदे होते हैं आपके शरीर को। मैं ताज्जुब हूं, मैं जातिवाद कह रहा है तो वर्ण और गोत्र दोनों की व्याख्या कर रहे हैं अपना ये। संजय जी अब एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे, मैं अफीम शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करूंगी लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का साइड इफेक्ट है ये कि राजनीति में फिर से जान फूंकने के लिए जातीय जनगणना निर्णायक साबित हो सकता है? निर्णायक हो या ना हो, ये मुझे लगता है कि अगर जातीय जनगणना हुई तो जिसका जिक्र मैंने पहले कहा, इसके इर्द गिर्द पब्लिक डिस्कोर्स होगा, लोगों में चर्चाएं होंगी और निश्चित रूप से जिस तरह से गोलबंदी बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशनलिज्म के मुद्दे पर कर पाई है, शायद उसमें कुछ न कुछ सेंध लगेगी और इसी की उम्मीद है रीजनल पार्टियों की को। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें ओबीसी समुदाय के लोगों के हितों की चिंता नहीं है, वो भी जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति तो इसके पीछे है। गरमाएगी सियासत इस पर और ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए तमाम पार्टियां, अगर इधर से कास्ट सेंसस की बात होगी तो उधर से भी कई सारे तीर चलेंगे। बहरहाल रहेगी इस पर नजर। अगले सप्ताह एक बार फिर पीएससी में कुछ आंकड़े लेकर आएंगे आपके सामने। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।